Assalamualaikum students. Anam Khalid here, Head of Department of Chemistry from the Legend Institute of the Management Sciences. आज हमारा अप्लाइड केमिस्ट्री का फोर्थ लेक्चर जो है वो होने जा रहा है। पहले 3 लेक्चर्स में हमने सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर किया। लास्ट लेक्चर में हमने नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर किया बाय यूजिंग दी अदर प्रोसेस। आज जो हमने प्रोसेस जो है वो बनाना है जिससे नाइट्रिक एसिड, वो है ब्रिकलैंड प्रोसेस। इससे पहले हमने जो नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर किया था वो एक दूसरे मेथड से किया था और उस मेथड का नेम था ऑस्वाल्ड प्रोसेस। ब्रिकलैंड प्रोसेस या आर्क, इसे दूसरा नाम जो है वो इस प्रोसेस का आर्क प्रोसेस भी होता है। अब इससे पहले हम थोड़ी इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि ये कैसे प्रोसेस जो है वो अमल में आया। इट वाज डेवलप्ड बाय क्रिस्टीन ब्रिकलैंड, यानी बर्कलैंड क्रिस्टीन ने इसे 1903 के अंदर क्या किया, डेवलप किया। बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है? इसका बेसिक प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। जो हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है उसी से हम क्या प्रिपेयर करते हैं, नाइट्रिक एसिड। यही इसका क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका कि एयर, जो नॉर्मल एयर है उसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होती है और ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हम इसको किस सिंथेसिस में यूज़ कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड के सिंथेसिस में। रॉ मटेरियल इसके लिए हमें क्या क्या दरकार है? सबसे पहले हमें इसमें चाहिए एयर। एयर आपको 198 किलोग्राम चाहिए, वाटर चाहिए आपको 145 और थर्ड नंबर पर आपको इसके अंदर चाहिए नाइट्रिक एसिड। एयर से आप क्या निकालेंगे, NO2। जाहिर सी बात है, नाइट्रोजन हमें चाहिए, वाटर चाहिए और नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का एक एब्जॉर्प्शन टावर हमें इसमें चाहिए होता है ताकि हम मज़ीद उससे जो है वो नाइट्रिक एसिड बना सकें। रॉ मटेरियल में 3 चीज़ें शामिल हैं, एयर, वाटर और नाइट्रिक एसिड। अब इस प्रोसेस को अगर फर्दर जो है वो डेवलप करें तो इसका पहला जो पार्ट है वो है आर्क फर्नेस। ये अगर इस प्रोसेस की हम डिटेल देखें तो इस प्रोसेस की डिटेल क्या है, इससे पहले कि हम यहाँ देखें, पहले हम वैसे इसकी जनरल बात करते हैं कि इसमें इस प्रोसेस में आर्क फर्नेस में क्या होता है कि 2 कोएक्सियल इलेक्ट्रोड्स होते हैं। उसके दरमियान उसको हमने, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसको हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में रखा होता है और जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वो एक थिन डिस्क के ऊपर स्प्रेड हुई होती है। अब 2 इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करके एक आर्क पैदा की जाती है। उस आर्क से क्या होता है, उस आर्क से हमारा जो है वो आर्क फर्नेस का जो पूरे का पूरा रिएक्शन है वो परफॉर्म होता है। आर्क फर्नेस में होता क्या है कि NO या NO2 के साथ मिलेगा और ये बनाएगा NO2। यानी आर्क फर्नेस में सिंपली NO किसके साथ ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना रहा है, ये NO। अब ये NO जो है ये कैसे बना था? इससे पहले नाइट्रोजन की हुई थी ऑक्सीडेशन, यानी N2+O2, ये बनाएंगे NO। फिर सेकंड में क्या होगा कि NO मज़ीद O2 को हल करेगा और क्या बना लेगा, 2NO2 या 2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब ये तो हो गया सिंपली आर्क फर्नेस के जो रिएक्शन थे। उसके बाद आएगा एक एब्जॉर्प्शन टावर। अब ये जो NO2 के वेपर्स बने हैं उन्हें आप क्या करेंगे, वाटर ट्रिकलिंग सिस्टम से थोड़ा आगे लेकर जाएंगे ताकि वो वाटर ट्रिकलिंग सिस्टम जो है वो उसे कहाँ ले जाए, एब्जॉर्प्शन टावर में ले जाए। एब्जॉर्प्शन टावर जो है वो 2 चीज़ों से फिलअप हुआ होगा। एब्जॉर्प्शन टावर बेसिकली इसमें जो हैं वो 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक इसके अंदर है क्वार्ट्ज के स्टोन हैं और दूसरा ये जो स्टोन हैं जैसे ही NO2 के जो वेपर्स हैं वो इसके अंदर आएंगे तो NO2 किस में एब्जॉर्ब हो जाएगी, वाटर में। अब ये जो NO2 एब्जॉर्ब होगी वाटर में तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, NO2 + H2O वाटर। इससे क्या बनेगा, ये ज़रा रिएक्शन हम इसे सारा इरेज करके फिर लिखते हैं।
इसका रिएक्शन एब्जॉर्प्शन टावर का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रा दोबारा देखें, क्या हो रहा है, NO2 H2O को एब्जॉर्ब करेगा और ये क्या बनाएगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और साथ में इसका एक बाय प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है नाइट्रस एसिड या HNO2। अब नाइट्रस एसिड हमारे किसी काम का नहीं है। नाइट्रस एसिड की फर्दर जो रिएक्शन है वो क्या है, वो फर्दर रिएक्शन इस तरह से होगा कि HNO2 जो है वो HNO3 में फर्दर कन्वर्ट होगा, साथ में NO बनेगी और साथ में H2O, इसके साथ 2 लग जाएगा। तो लिहाजा जितना भी नाइट्रस एसिड बना था इसमें, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो उसमें नाइट्रिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कौन सा टावर था, एब्जॉर्प्शन टावर। अब एब्जॉर्प्शन टावर की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि ये जो एब्जॉर्प्शन टावर होता है इसमें क्या होती है, इसमें गैसेस बनी है, ठीक है। अब इनको एक ऐसी लाइन के अंदर लेकर जाया जाता है। लाइन के अंदर हम इसलिए लेकर जा रहे होते हैं जिससे नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वो क्या हो सकें, वो रिकवर हो सकें। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको लेकर जाते हैं किसके अंदर, ऐसे टावर्स के अंदर लेकर जाते हैं जिसमें या तो लाइम होती है या कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, NaOH है, और लाइम का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब हम इसके भी फर्दर जो हैं वो रिएक्शंस देखते हैं। इसको इरेज कर दिया हमने। अब इसमें क्या होगा, इसके फर्दर रिएक्शंस में NO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO, वो कहते हैं इसकी रिकवरी हो रही है, किस में ऐड हो रहे हैं, NaOH में, 2NaOH, ये बनाएंगे NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और साथ में H2O। इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हम क्या डालेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस सोडियम नाइट्रेट के साथ या नाइट्रिक एसिड के साथ करेगा रिएक्ट। अगला रिएक्शन क्या होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ और ये क्या बनाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। तो इससे हमारे पास क्या बन गया, कैल्शियम नाइट्रेट बन गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने रिकवरी कर ली है, यानी नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स थे हमारे पास फालतू से हमने रिकवर कर लिया है। तो ये एब्जॉर्प्शन टावर के फ़ायदे हैं। एब्जॉर्प्शन टावर के नतीजे में हमारे पास क्या बन गया, एब्जॉर्प्शन टावर के नतीजे में हमारे पास बनेगा HNO3 नाइट्रिक एसिड। लेकिन ये जो नाइट्रिक एसिड बनता है इसका एक लिमिटेशन लिख लें, क्योंकि हो सकता है कि वो स्लाइड्स में ना हो। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यहाँ नाइट्रिक एसिड जो बनाया जाता है उसकी लिमिटेशन या उसका नुकसान ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन इतनी ज़्यादा कॉस्टली होती है, और अगर आप बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं फिर कहीं जाकर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मेंटेन होता है टेम्परेचर, और अगर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1% नाइट्रिक एसिड मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का टेम्परेचर जो है उसे मेंटेन करना है। लेकिन इतना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको कॉन्टिन्यूसली उसे क्या देना पड़ता है, हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। इस वजह से ये मेथड जो है ये बहुत ज़्यादा क्या कंसिडर किया जाता है, कॉस्टली कंसिडर किया जाता है। अब बॉकलैंड एंड आइव प्रोसेस या आर्क प्रोसेस जो है इसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम आपके सामने है। स्कीमेटिक डायग्राम को हम देखते हैं कि हमने इसको कैसे चलना है। सबसे पहले आर्क फर्नेस है। आर्क फर्नेस में क्या हुआ है, आपने आर्क डाली हुई है। आर्क डालने का मकसद यहाँ पर ये है कि जितनी भी बिजली है वो यहाँ पर मौजूद है, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन हो रही है। आर्क फर्नेस से गैसेस हो जाएंगी गरम। गरम गैसेस किसके अंदर जाएंगी, कूलर में जाएंगी। कूलर के आगे ऑक्सीडाइजिंग चेम्बर लगा होगा। अब ये आर्क फर्नेस के अंदर जो रिएक्शन होना है वो सिंपली क्या है कि नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिलना है और क्या बना देना है, NO।
जबकि ऑक्सीडाइजिंग चेंबर में क्या होना है, जितना भी NO बनेगा उसमें फर्दर कन्वर्ट होना है किसके अंदर, NO2 के अंदर। तो वो कैसे कन्वर्ट होगा, NO + O2 आफ्टर रिएक्शन टू NO2। फिर ये जाएगा एब्जॉर्प्शन टावर में। एब्जॉर्प्शन टावर में क्या हो रहा होगा, इसमें वाटर है। मैंने एब्जॉर्प्शन टावर में पहले आपको बताया था, एब्जॉर्प्शन टावर जो है वो क्वार्ट्ज से बना हुआ है। क्वार्ट्ज की जैसे कलमें होती हैं वैसे, तो क्वार्ट्ज की कलमों से बना हुआ, ऊपर से क्या आ रहा होगा, वाटर। तो वाटर जब क्वार्ट्ज के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा, डाइल्यूट HNO3 या नाइट्रिक एसिड। तो ये एक छोटा सा सिंपल इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है जो आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करनी है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत बार आता भी है, तो इस वजह से इसे स्लाइड्स में लिखा नहीं गया, ताकि मैं साथ साथ लिखूंगी और आपने साथ साथ जो है वो इसको आपने भी नोट डाउन करना है और साथ साथ इसको हम पढ़ेंगे। 2 प्रोसेसेस हमने पढ़े हैं। पहला प्रोसेस हमने ऑस्टवाल्ड पढ़ा, दूसरा प्रोसेस हमने बर्कलैंड पढ़ा। इन दोनों प्रोसेस में क्या डिफरेंस है या इनमें क्या कंपैरिजन है। कंपैरिजन में सिमिलैरिटीज़ भी लिखनी होती हैं और डिससिमिलैरिटीज़ भी लिखनी होती हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट इधर लिखते हैं, नंबर 1 इधर लिखते हैं। इधर फर्ज करें मैंने जो है वो ओस्टवाल्ड का लिख रही हूँ, तो मैंने यहाँ ऊपर क्या लिख दिया, ये ओस्टवाल्ड का है। इधर मैं किसका पॉइंट लिखना चाह रही हूँ, बर्कलैंड का। इधर क्या लिखा जा रहा है, बर्कलैंड के प्रोसेस को, कि बर्कलैंड प्रोसेस जो है वो क्या है, और एक साइड पर क्या है हमारे पास, ओस्टवाल्ड है। अब हम एक पॉइंट जो है वो इसका और एक इसका लिखेंगे। पहला पॉइंट इसका देखें, ये जो प्रोसेस होता है ओस्टवाल्ड, हमने वो पढ़ा था, वो बहुत ज़्यादा क्या है, सिंपल है और फास्ट है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, सिंपल एंड फास्ट। जबकि बर्कलैंड प्रोसेस जो है वो ना तो सिंपल है ना ही वो फास्ट है, बल्कि वो क्या है, वो टाइम टेकिंग भी है, और टाइम टेकिंग के अलावा वो स्लो प्रोसेस है और सिंपल भी वो नहीं है। सेकंड पे ओस्टवाल्ड में हमने ये पढ़ा था, इसमें जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है ओस्टवाल्ड में, उसे हम बार बार पैदा कर सकते हैं। जबकि इसमें जो है प्रोसेस ये बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव होता है, ओनली फिजिबल व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज चीपर एंड अवेलेबल। इस बात को पहले ज़रा क्लियर करते हैं। देखें, इसमें आपको कोई किसी किस्म की इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए थी। यहाँ पर जब तक आप इजीली उसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे, कभी भी पॉसिबल नहीं है कि ये रिएक्शन परफॉर्म हो जाए। तो लिहाजा दूसरा कंपैरिजन में आपने पॉइंट क्या बनाना है कि ओस्टवाल्ड में आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ कैटलिस्ट चाहिए, और जो कैटलिस्ट चाहिए था उसे आप बार बार रीयूटिलाइज जो है वो कर सकते हैं। जबकि बर्कलैंड में क्या होता है कि बर्कलैंड में कैटलिस्ट का तो कोई तस्वुर नहीं है, लेकिन इसमें जब तक आप इजी और चीप वे इलेक्ट्रिसिटी का नहीं दे लेते, कभी भी पॉसिबल नहीं है कि उसमें जो है वो रिएक्शन फिजिबल हो। नेक्स्ट में हम थोड़े पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस जो हैं वो और लिखेंगे। इसमें पहले हम एक लाइन ड्रॉ यहाँ कर लेते हैं, जैसे हमने पीछे की। इसमें क्या होता है, अमाउंट जो ऑब्टेन की जाती है वो हाई होती है, यानी ओस्टवाल्ड के अंदर जो अमाउंट ऑब्टेन की जाती है या आपके पास जो यील्ड आती है वो ज़्यादा होती है। जबकि यहाँ पर अमाउंट क्या है, इसका तीसरा पॉइंट देखें तो इसकी अमाउंट लो है, यानी जो नाइट्रिक एसिड बना है वो बहुत ही कम होता है, जबकि ओस्टवाल्ड से जो नाइट्रिक एसिड बनता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके अलावा चौथा डिफरेंस देखें कि ये जो प्रोसेस है ओस्टवाल्ड का, ये 500 या 600 पर अटेन इजीली किया जा सकता है, यानी 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर इजीली ये ब्रेक चल सकता है। जबकि इसके चौथा पॉइंट क्या है कि जब तक आप 3000 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर टेम्परेचर नहीं लेकर जाते, कभी भी इसे मेंटेन नहीं किया जा सकता। तो चौथा पॉइंट क्या हो गया कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस को हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी मेंटेन कर सकते हैं, उसे ऑपरेट कर सकते हैं। जबकि बर्कलैंड प्रोसेस को कभी भी 3000 से नीचे या 3000 की रेंज में नहीं, कि बल्कि 3000 से ऊपर टेम्परेचर पर आप इसे मेंटेन कर सकते हैं। फिफ्थ पे ये इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, ये एक्सपेंसिव नहीं है, जबकि ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा खर्च करता है, इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, ये एक्सपेंसिव हो जाता है।
तो फिफ्थ पे क्या हमने पॉइंट ऑफ डिफरेंस पढ़ा कि जो ओसवाल्ड प्रोसेस होता है ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, ठीक है, जबकि जो बर्कलैंड प्रोसेस होता है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसलिए एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें आपको कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है और इलेक्ट्रिसिटी देना आपकी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि इसमें आपको 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को ऊपर रखना होता है। अब ये हमारा जो टॉपिक था बर्कलैंडाइट प्रोसेस का वो ख़त्म हो चुका है। अब हम आ रहे हैं इसकी एप्लीकेशंस पे कि नाइट्रिक एसिड की ओवरऑल एप्लीकेशंस क्या हैं। तो इससे पहले कि हम इसकी ओवरऑल एप्लीकेशंस देखें तो एक बार हम ज़रा इसको देखते हैं कि बर्कलैंडाइट प्रोसेस का नुकसान या लिमिटेशन क्या है। वो मैंने पहले भी आपको बताया। इसकी लिमिटेशन ये है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये इस्तेमाल करता है और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर ये ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा ये ऑपरेट नहीं कर सकता। टाइम टेकन प्रोसेस है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा आपको इसमें खर्च करनी पड़ती है और एनर्जी बहुत ज़्यादा इसमें आपकी वेस्ट होती है। तो ये सारी इसकी लिमिटेशंस हैं। बर्कलैंडाइट प्रोसेस और जो आपके पास दूसरा प्रोसेस था ओस्टवाल्ड, इन दोनों में डिफरेंस भी पेपर में बहुत आता है। तो अगर डिफरेंस आ जाए तो आपने 5 डिफरेंस लिखने हैं जैसे मैंने अभी आपको लिखवाए हैं। उसके बाद आपने दोनों की स्कीमेटिक्स भी लिखनी है, दोनों के बेसिक प्रिंसिपल लिखने हैं। एप्लीकेशंस में देखें, फवाइद में ये एक्सप्लोजिव होता है। जितना भी आपका एक्सप्लोजिव मटेरियल है पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है, सब के सब जो हैं वो नाइट्रिक एसिड में एक्सप्लोजिव में यही डलता है। ये धमाकेदार जो चीज़ें होती हैं उसमें क्या डलता है? नाइट्रिक एसिड। ट्राइनाइट्रोटोलीन TNT, इसका नाम आपने सुना होगा कि ये जो TNT होता है ये गन पाउडर्स में डलता है। TNT गन पाउडर का फार्मूला यही होता है ट्राइनाइट्रोटोलीन। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। पहले आप सबसे पहले ड्रॉ करें टोलीन, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया टोलीन। ट्राइनाइट्रोटोलीन का मतलब ये कि 3 नाइट्रो ग्रुप मैंने अटैच करने हैं। तो ये क्या बन गया? ट्राइनाइट्रोटोलीन। ये जो ट्राइनाइट्रोटोलीन है ये गन पाउडर्स में जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। थर्ड पे नाइट्रोग्लाइसरीन जो है वो इससे बनती है। ये बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, यानी बहुत सारा इसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होता है। गन कॉटन, ये जो गन की कॉटन होती है वो भी किससे बनती है? नाइट्रिक एसिड से। जितने भी आपके पास फर्टिलाइज़र हैं, जैसे एग्जांपल लिख लें इसकी, कैल्शियम नाइट्रेट हैं, अमोनियम नाइट्रेट हैं और कैल्शियम सुपर नाइट्रेट हैं, ये सारी फर्टिलाइज़र किससे बनती हैं? नाइट्रिक एसिड से बनती हैं। तो अब तक हमने इसकी 5 एप्लीकेशन देखी हैं। एक्सप्लोजिव होता है, ट्राइनाइट्रोटोलीन जो है उसको बनाने में इस्तेमाल होता है, नाइट्रोग्लाइसरीन में इस्तेमाल होता है, गन कॉटन में है और फर्टिलाइजर्स में है। नेक्स्ट में इसकी फर्दर एप्लीकेशंस हैं, कुछ डाइज और परफ्यूम्स बनाने में इस्तेमाल होता है। डाइज और परफ्यूम्स यानी ये जितने भी चमड़ा रंगते हैं या ये चीज़ें रंगने के लिए इस्तेमाल होती हैं तो उसमें यूज़ होता है। इसके अलावा परफ्यूम्स में इसको इस्तेमाल करते हैं नाइट्रिक एसिड को। सिंथेटिक फाइबर्स, जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं, जैसे आपने सुना होगा नायलॉन 66 है, ये जो कपड़े हम पहनते हैं, नायलॉन 66 हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड की भी इवन के प्रिपरेशन में नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है। तो नाइट्रिक एसिड को बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। इसके अलावा इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या है? इसे सिल्क वर्म बनाने में भी इस्तेमाल होता है। आर्टिफिशियल सिल्क जो होती है, आर्टिफिशियल सिल्क लैब में नाइट्रिक एसिड से ही बनती है, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है तो आप इसे यहाँ नोट कर लें। उसके बाद प्योरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसे हम प्योरीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग नाइट्रिक एसिड। यूज़ ऑफ क्रेविंग डिज़ाइन, क्रेविंग डिज़ाइंस क्या होते हैं? जैसे आप सिक्के पे कोई चीज़ खोदते हैं या कॉपर पे, ब्रास पे, ब्रॉन्ज पे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नाइट्रिक एसिड की मदद से होती हैं। इम्पॉर्टेंट लेबॉर्ट्री एजेंट है, कहीं पर भी आप चले जाएं हर तरह की लेबॉर्ट्री में आपको ये ज़रूर मिलेगा।
एक और इसकी एप्लीकेशन है जो यहाँ मिसिंग है। एक तो मैंने आपको पहले बता दी है कि हम इससे आर्टिफिशियल सिल्क बना सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये एक्वा रेजिया बनाने में इस्तेमाल होता है। आपने पढ़ा होगा कि सोने को कोई चीज़ हल नहीं कर सकती, गोल्ड को कोई चीज़ रिएक्ट नहीं करती सिवाय एक्वा रेजिया के, जिसमें नाइट्रिक एसिड और HCl जो हैं वो एक रेशो, फिक्स रेशो से हमने डाले होते हैं। तो एक्वा रेजिया बनाने में भी इस्तेमाल होता है। तो नाइट्रिक एसिड की 10-12 प्रॉपर्टीज, 10-12 जो हैं वो आपने यूजेस एप्लीकेशन कम अज़ कम इसमें लिखने हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने ये सीखा कि बर्कलैंडाइट प्रोसेस क्या है। फिर हमने उसको कंपेयर किया ओस्वाल्ड प्रोसेस से। कंपेयर करने के बाद हमने इसकी जनरल एप्लीकेशंस देखी और दोनों प्रोसेस में जो हैं वो पढ़े अच्छे से। तो ये आपका दूसरा यूनिट जो है वो भी ख़त्म हो गया। दूसरा यूनिट क्या था कि नाइट्रिक एसिड को हम किस तरीके से बना सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम कास्टिक सोडा बनाएंगे। कास्टिक सोडा को डिफरेंट चीज़ों से बनाएंगे। तो क्योंकि यूनिट ऑपरेशंस जो हैं वो आपकी अप्लाइड केमिस्ट्री का बेसिक हिस्सा हैं, इसे अच्छे तरीके से गो थ्रू कीजिएगा। तो इसकी डिस्कशन क्लास जब होगी हम उसमें उसे डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।